नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिंसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरी दुनिया इसे देख चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने दोनों विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व और राष्ट्रहित में उनके अविश्वसनीय योगदान को याद करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की। बापू के सत्य और अहिंसा के संदेश का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिंसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। एक सरकारी बयान के मुताबिक बापू की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर के टाउन हॉल स्थित उनकी प्रतिमा पर रामधुन के बीच माल्यार्पण व पुष्पांजलि कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर उन्होंने शास्त्री चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया। बापू की जयंती पर मुख्यमंत्री गोलघर के गांधी आश्रम में पहुंचे और चरखा चलाकर उन्हें याद किया। उन्होंने गांधी आश्रम में सूत काटने की विधि को देखने, जानकारी लेने, खादी व ग्राम उद्योग के उत्पादों का अवलोकन करने के बाद खादी के वस्त्र भी खरीदे। गांधी आश्रम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि अहिंसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरी दुनिया इसे देख चुकी है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। उन्होंने कहा, बापू ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाकर ये संदेश दिया कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी सत्य व अहिंसा का पालन करते हुए उन अंग्रेजों को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके राज में सूर्यास्त नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों व निकायों में स्वच्छांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। सीएम ने कहा, स्वदेशी स्वावलंबन सत्य व अहिंसा का जो मार्ग महात्मा गांधी ने दिखाया था, उसके साथ ही उनके लिए स्वच्छता का अभियान भी बहुत अहम था। स्वच्छांजलि का कार्यक्रम बापू के इसी अभियान से प्रेरित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए कहा कि जय जवान जय किसान का उद्घोष कर सुरक्षा के साथ आत्मनिर्भरता का आह्वान करने वाले शास्त्री जी बापू के परम अनुयायी भी थे। इस मौके पर सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल आदि भी मौजूद थे। वहीं कांग्रेस पार्टी में इस समय बदलाव का दौर चल रहा है। पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। उनकी नई टीम का भी ऐलान हो चुका है। वहीं अब एक और बड़ा बदलाव किया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को पार्टी का नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें पवन कुमार बंसल की जगह नियुक्त किया गया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से इस पद पर किसी नए नेता की नियुक्ति की बात चल रही थी और आखिरकार आज अजय माकन को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहीं इससे पहले अजय माकन राजस्थान प्रदेश के पार्टी प्रभारी थे, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाले मुद्दे पर खड़े हुए विवाद के बाद उन्होंने नवंबर में पद छोड़ दिया था। उस दौरान उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो राजस्थान के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ है और पार्टी यहां के लिए दूसरा प्रभारी ढूंढ ले। इसके बाद से माकन पार्टी की मुख्यधारा से बाहर चल रहे थे। अब उन्हें पार्टी के कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलना बता रहा है कि उनका कद बढ़ाया गया है। वहीं इससे पहले सितंबर महीने में कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इलेक्शन कमेटी का ऐलान किया था। इस कमेटी में 16 नेताओं को जगह दी गई थी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक सूची जारी करते हुए बताया कि आगामी चुनावों के लिए एक कमेटी का ऐलान किया गया है, जिसमें 16 नेताओं को जगह दी गई है। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री, एन उत्तम कुमार रेड्डी को शामिल किया गया था। इसके अलावा इस कमेटी में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, केजी जॉर्ज, प्रीतम सिंह, मोहम्मद जावेद, ओमकार मरकाम और केसी वेणुगोपाल शामिल किए गए। वहीं राजधानी दिल्ली से आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी शाहनवाज उर्फ सैफी उजमा को गिरफ्तार किया गया है। ये एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह कामयाबी मिली है। गिरफ्तार आतंकी पर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। पेशे से इंजीनियर शाहनवाज पुणे आईएसआईएस केस में वांटेड था। वो दिल्ली का ही रहने वाला है। पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद से दिल्ली में छिपकर रह रहा था।
दरअसल पुणे में इसी साल आईएएस के मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। पुणे पुलिस के खुलासे पर एनआईए टीम की जांच भी की गई थी। बाद में शाहनवाज की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो कस्टडी से फरार हो गया। तब से उसकी लोकेशन लगातार दिल्ली में मिल रही थी। एनआईए ने शाहनवाज समेत 4 आतंकियों पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इनपुट मिला, जिसके बाद साउथ ईस्ट दिल्ली से इस आतंकी को पकड़ा गया। शाहनवाज से पूछताछ के बाद 3-4 और लोगों को पकड़ा गया है। माना जा रहा है कि शाहनवाज दिल्ली में किसी बड़े हमले की साजिश बन रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 साल पहले दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल की हत्या मामले का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कत्ल को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड का नाम सुरेंद्र सिंह राणा है, जो कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था और पीसीआर यूनिट में तैनात था। दूसरे आरोपी का नाम रवीन है, जो कि सुरेंद्र का साला है। तीसरे आरोपी का नाम राजपाल है, ये रवीन का मित्र है। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा ने 8 सितंबर 2021 में महिला पुलिसकर्मी की गला दबाकर हत्या की थी और अलीपुर नाले में शव को डंप कर दिया था। पुलिस ने शनिवार के दिन अलीपुर इलाके से 2 साल बाद लड़की का कंकाल बरामद किया है। कंकाल का परिवार वालों से डीएनए मैच करवाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक महिला कांस्टेबल 2014 में, जबकि सुरेंद्र 2012 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ। महिला कांस्टेबल पीसीआर में तैनात थी, वहीं से सुरेंद्र उसके संपर्क में आया। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। महिला कांस्टेबल को यह नहीं पता था कि सुरेंद्र शादीशुदा है। महिला कांस्टेबल का यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर रैंक पर सिलेक्शन हो गया था और वो साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इसी वजह से उसे दिल्ली पुलिस से रिजाइन कर दिया था। कांस्टेबल दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक पीजी में रहती थी। 20 अक्टूबर 2021 में मुखर्जी नगर थाने में महिला कांस्टेबल की गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया कि 8 सितंबर 2021 से महिला गायब है। महिला कांस्टेबल के परिवार वालों ने मुखर्जी नगर थाने में जाकर मामले की जांच करने की गुहार लगाई, लेकिन उस वक्त मौजूद एसएचओ ने कोई सख्त कार्रवाई इस मामले में नहीं की, जिसके कारण अब इस परिवार को एक खमियाजा भुगतना पड़ा। शुरुआत में पीड़ित परिवार दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और उसके बाद दिल्ली कमिश्नर ने इस मामले को लोकल थाना से ट्रांसफर कर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया था। इस मामले में स्थानीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। कुछ महीने पहले इसकी जांच क्राइम ब्रांच ने शुरू की, तो उसने उस नंबर की जांच की जिससे रवीन अरविंद बनकर फोन करता था। जांच में पता चला कि यह नंबर पवन नाम के शख्स का है, लेकिन उसने राजपाल नाम के शख्स की सिम लगी थी। राजपाल से पूछताछ के बाद हत्या का राज खुल गया। राजपाल पवन का दोस्त है। उसके बाद सुरेंद्र सिंह राणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के राज को छिपाने के लिए सुरेंद्र ने एक और हैरतअंगेज तरीका अपनाया। उसने अपने साले रवीन को कांस्टेबल का एक ऑडियो दिया और रवीन ने अरविंद बनकर कांस्टेबल के घर वालों को 5 बार फोन किया। आरोपी सुरेंद्र के पास महिला कांस्टेबल के कई ऑडियो थे, जिसे एडिट कर वो अपनी बातचीत कांस्टेबल के साथ भेज देता था, जिससे उसके घर वालों को लगे कि महिला कांस्टेबल जानबूझकर नहीं आ रही है। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र लगातार कांस्टेबल के घर वालों के साथ उसे खोजने का ड्रामा करता रहा। कई बार वो कांस्टेबल के घर वालों के साथ पुलिस थाने भी गया था, जिससे परिवार वालों को उस पर शक ना हो। उसने कांस्टेबल को जिंदा दिखाने के लिए किसी और लड़की को लेकर उसके नाम से कोरोना वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिए। वो कांस्टेबल के बैंक अकाउंट से लेन देन करता था, जिससे लगे वो जिंदा है। उसके सिम कार्ड का भी इस्तेमाल करता रहा। वो कांस्टेबल के घर वालों को झूठी जानकारी देकर कहता कि उसे किसी ने फोन किया है और इस लोकेशन पर है, फिर कांस्टेबल के घर वालों के साथ उस लोकेशन पर जाता था। पुलिस और पीड़िता के मरीजों को धोखा देने के लिए सुरेंद्र का साला रवीन कॉल गर्ल के साथ हरियाणा, देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी आदि शहरों के होटल में गया। वहां से वो पीड़ित के घर पर फोन करता था और पीड़िता उसके पास है वहां वह जानबूझकर पीड़िता के कागजात गिरा देता था। फिर होटल में उसके ही फोन से कॉल करके उसके कागजात गिरने की सूचना देता था। जब पुलिस फोन को ट्रेस करके उसमें पहुंचती तो होटल वाले पुष्टि कर देते थे कि उनके यहाँ वो लड़की आई थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक महिला कांस्टेबल आरोपी से छुटकारा पाना चाहती थी। कांस्टेबल ने दिल्ली पुलिस से रिजाइन दे दिया था और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार थी। मोना आरोपी सुरेंद्र से काफी परेशान हो गई थी। वहीं आरोपी सुरेंद्र को यह लगता था कि कांस्टेबल उससे कई साल छोटी है, पढ़ाई में बहुत होशियार है और यूपीएससी की तैयारी कर रही है। आगे जाकर महिला कांस्टेबल एक अच्छे पद पर तैनात हो सकती है, इससे उसको बहुत फायदा मिलने वाला था। आरोपी सुरेंद्र मोना पर दबाव बनाया करता था, उसको अपने साथ रखना चाहता था।
सुरेंद्र लड़की को उसके मुताबिक चलने को कहा करता था। महिला कांस्टेबल ने इन तमाम बातें मानने से इनकार कर दिया। 8 सितंबर 2021 के दिन भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच आपसी झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी सुरेंद्र ने दिल्ली से ऑटो किया और महिला कांस्टेबल को अपने साथ अपने गांव वलीपुर ले गया। जंगल की तरफ ऑटो छोड़ पैदल चलने लगा और एक नाले के पास आकर उसको धक्का दे दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसकी बॉडी को नाले में डाला। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सोमवार को पटियाला पहुंचे और माता कौशल्या अस्पताल के अपग्रेडेशन का नींव पत्थर रखा। पटियाला से पंजाब के 14 सरकारी जिला अस्पतालों की अपग्रेडेशन की भी शुरुआत हुई। 1906 में स्थापित किए गए सरकारी माता कौशल्या अस्पताल को अपग्रेड करके मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा, क्योंकि यह रोजाना की ओपीडी करीब 1500 मरीजों की है। ये अस्पताल करीब 20 लाख की आबादी को चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराता है। मेडिकल आर्किटेक्ट, लोक निर्माण और सिविल व बिजली विंग, जल सप्लाई व सैनिटेशन विभागों की ओर से माता कौशल्या अस्पताल में मरीजों व उनके परिजनों की परेशानियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट के आधार पर कायाकल्प किया जा रहा है। रैली से पहले सीएम मान ने ट्वीट किया, आज पंजाब के लोगों के लिए खास दिन है। आज से हम अपनी स्वास्थ्य क्रांति की गारंटी को और बढ़ाते हुए 550 करोड़ की लागत से पंजाब के अस्पतालों को अपग्रेड करने का अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत मैं और हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे। हम पुनर्निर्मित माता कौशल्या अस्पताल पंजाब के लोगों को समर्पित करेंगे। मान ने ट्वीट के साथ अस्पताल की कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया। पंजाब भर के कंप्यूटर अध्यापकों ने सरकार की वादा खिलाफी से परेशान होकर आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। कंप्यूटर अध्यापकों ने सोमवार को पटियाला में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में काली झंडियां दिखाकर विरोध जताने का ऐलान किया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। कांग्रेस भाजपा ने चुनावी मुकाबले के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार चलाने में विफल हो गई है। अब कांग्रेस सरकार की विदाई का समय आ गया है। गहलोत जी बैठते उठते सोते जागते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे हैं और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी खींचने में लगी है। बीते 5 साल राजस्थान में कांग्रेस का हर नेता खुद को ही सरकार मान बैठा है। सोमवार को पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन किए, साथ ही 7000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो कांग्रेस की गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, गहलोत जी को पता है कि राजस्थान में सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली के लोगों को भले ही भरोसा ना हो, लेकिन गहलोत जी को पता है कि सरकार जा रही है, इसलिए वो आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना करें। गहलोत जी का धन्यवाद, क्योंकि अपने पराजय स्वीकार कर ली। पीएम मोदी ने जनसभा में पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, हम तो खदान माफिया सुनते थे, लेकिन यह पेपर लीक माफिया पनप गए हैं। मैं नौजवानों को भरोसा दिलाता हूं कि उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का हिसाब पाताल में भी होगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बीते 1 साल की अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह राजस्थान में 10वां दौरा है, जबकि 2023 का 7वां दौरा है। वहीं 5 अक्टूबर को भी मोदी की जोधपुर में सभा प्रस्तावित है। बता दें कि रविवार देर रात तक पीएम मोदी की मौजूदगी में चुनावी समिति की बैठक हुई थी। जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। जहां एक तरफ पूरा देश महात्मा गांधी के संघर्षों को याद कर रहे हैं, वहीं सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी राधेश्याम सोनी द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन व सपा जिलाध्यक्ष एवं कार्यकर्ता भी शामिल होकर प्रदर्शन कर रहे थे। यह भूख हड़ताल 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया, जिसमें सर्पदंश से एक नाबालिग सोनम निषाद को आपदा विभाग से सहायता राशि नहीं मिलने और नवनिर्मित मकान पर घरेलू कनेक्शन के आवेदन को लेकर पथरा फीडर के जेईवाबासी अधिशासी अधिकारी द्वारा कनेक्शन नहीं देने व मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने पर 39,000 रुपए का एस्टीमेट बनाया गया। इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर राधेश्याम सोनी भूख हड़ताल पर बैठे गए और मांगों को मीडिया के सामने रखकर न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर भूख हड़ताल खत्म करने की बात है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगामी दीपावली से पहले प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त एवं शुद्धिकरण कराए जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी का लोक निर्माण विभाग सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे राजनाथ सिंह के समय में उनके विधानसभा क्षेत्र हैदरगढ़ में मंडी परिषद से हैदरगढ़ सुबेहा रोड से बेसेनन पूर्वा चौराहा से निकली पक्की सड़क खानपुर होते हुए निंदूरी गांव तक बनाई गई थी। कार्यकाल खत्म होने के बाद कई वर्षों तक ये सड़क ध्वस्त पड़ी रही।
ग्रामीणों की शिकायत पर लगभग सन 2014 में उक्त सड़क को मंडी परिषद से पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट करते हुए इसकी मरम्मत कराई गई थी। वहीं 2014 से लेकर अब तक लगभग 9 वर्ष बीत जाने का है। उक्त सड़क पर ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग के किसी अधिकारी का ध्यान गया और ना ही किसी विधायक और सांसद का। उक्त सड़क आज पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गई है। किसानों का पैदल चलना दुश्वार हो गया है। किसान की गाड़ी कमाई की फसल धान और गेहूं को किसान किसी भी साधन से सरकारी क्रय केंद्रों तक नहीं ले जा पाते हैं। वहीं जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की जाती है तो एस्टीमेट भेजे जाने की बात कहकर वर्षों से टाल दिया जाता है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों में रोष उत्पन्न हो गया है। सभी किसान और ग्रामीण अब उक्त सड़क की मरम्मत को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर किसी भी समय ग्रामीण और किसान रोड जाम कर विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।